जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, मैं लाखन सिंह सर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए 30 प्रश्न संविधान के। आइए हमारे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़े। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51, 52, 53, 54। प्यारे मित्रों, अनुच्छेद 52 में ही राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में ही वर्णित है। ठीक है, ये अनुच्छेद 52 में वर्णित है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इंडिया विल हैव ए प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 52 में वर्णित है। नेक्स्ट बढ़े हम। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? मंत्रिमंडल में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, उपराष्ट्रपति में। प्यारे मित्रों, पूरी कार्यपालिका शक्तियां देश की राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ठीक है, और यह अनुच्छेद 53 में वर्णित है। नेक्स्ट बढ़े। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। तो प्यारे मित्रों, राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जबकि राजनीतिक प्रधान की बात करें तो तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? जब चुनाव होता है तब की बात है। सूची पद्धति, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति या उपयुक्त सभी। प्यारे मित्रों, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों में ही इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़े। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन प्रस्ताव के लिए निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन एवं प्रस्ताव प्राप्त होना चाहिए? जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है उसको कम से कम 50 सदस्य उसके अनुमोदक होने चाहिए और 50 सदस्य ही प्रस्तावक होने चाहिए, तब जाकर के वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से पूरे 5 वर्ष का होता है। पूरे 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की तिथि से कितनी अवधि के भीतर रिक्ति किसी भी दशा में भरी जानी आवश्यक होती है? 5 माह में, 6 माह में, 8 माह में या 12 माह में? तो प्यारे मित्रों, 6 माह में इसको भर जाना आवश्यक होता है। 6 माह में नए चुनाव करवा लिए जाते हैं और नए चुनाव के थ्रू इसको भर दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? चोरी के आधार पर, असमर्थता के आधार पर, सिद्ध कदाचार के आधार पर, कर्तव्यों की अवहेलना के आधार पर या संविधान के अतिक्रमण के आधार पर? प्यारे मित्रों, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में लगाया जाता है और कर्तव्यों की अवहेलना और संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही लगाया जाता है। ठीक है, और उसे 14 दिन पूर्व सूचित कर दिया जाता है। ये लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद के 1/4 सदस्यों के द्वारा इसका प्रस्ताव लाया जाता है। एक सदन से अगर ये पारित हो भी जाता है तो दूसरा सदन इसकी जांच, संसद का हंग होने के कारण वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जांच भी करवा सकता है। राष्ट्रपति को, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी अथवा प्रधानमंत्री? तो गोपनीयता की शपथ जो दिलवाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। ये वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, वही इसको शपथ दिलवाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न नंबर 10। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, केवल ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, ऑप्शन बी केवल विधान परिषदों के सदस्य, ऑप्शन सी केवल राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। और प्यारे मित्रों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य इसमें भाग लेते हैं। दोनों ही सदस्य प्यारे मित्रों इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारे पास में, भारत के वे पदाधिकारी जिनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है उन्हें महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कितने समय पहले सूचित किया जाता है? 20 दिन पूर्व, 15 दिन पूर्व, 20 दिन, 14 दिन पूर्व, 6 माह पूर्व, 1 माह पूर्व? तो प्यारे मित्रों, इसका प्रावधान 14 दिन पूर्व का है। 14 दिन पूर्व उसे सूचित किया जाता है जिसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने या त्यागपत्र दे दिए जाने की स्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश? तो प्यारे मित्रों, उच्चतम न्यायालय का
प्रधान न्यायाधीश संभालता है अथवा उपराष्ट्रपति, तो बिल्कुल उपराष्ट्रपति संभालता है। लेकिन उपराष्ट्रपति भी अगर पद पर ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी पद पर ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय में जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उस तत्कालीन समय में वही संभालेगा। अगले प्रश्न 13 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाई जाती है? प्यारे मित्रों, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, टकराव की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में 108 अनुच्छेद के अंतर्गत 108 अनुच्छेद के अंतर्गत ये संयुक्त सभा बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा आज तक लगभग 3 बार ऐसी बैठक को बुलाया जा चुका है। 3 बार अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये बैठक बुलाई जा चुकी है। ठीक है, बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिकारी को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो प्यारे मित्रों, राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को भारत का महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो बिल्कुल उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता है, मतलब वो महाभियोग नहीं कहलाता है। प्रोसेस लगभग वही है लेकिन हटाया महाभियोग के नाम से नहीं जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती? किसी मंत्री के त्यागपत्र दे देने से, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र दे देने से, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने से, या उपयुक्त सभी। प्यारे मित्रों, कोई मंत्री अगर इस्तीफा दे देता है तो उससे मंत्रिपरिषद पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि अगर प्रधानमंत्री दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र मान लिया जाता है। और प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो भी ऐसी स्थितियां हो सकती है कि विघटित हो सकती है, होगी, निश्चित रूप से होगी। चलते हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो प्यारे मित्रों, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो बिल्कुल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नए लोकसभा चुनाव के समय बने प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है? तो प्यारे मित्रों, 6 माह 15 दिन शून्य या 5 वर्ष। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल उस समय शून्य होता है क्योंकि वो 1 या 2 दिन के लिए बनता है। सभी सदस्यों को शपथ दिलवाने के बाद में वापस उन्हीं सदस्यों में वो शामिल हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 66 में। तो प्यारे मित्रों, अनुच्छेद 65 में है क्योंकि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है। और अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद पर 6 माह तक अधिकतम काम करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 65 में है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, उच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्यारे मित्रों, उपराष्ट्रपति का संबंध राष्ट्रपति के साथ है और यही उसको शपथ दिलवाता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है और राष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही देता है। दोनों का याद रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 20वां प्रश्न, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम किसे देता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो प्यारे मित्रों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता ही है, इस वजह से उसको तो इन्फॉर्मेशन रहती है। इसी के साथ में वो फिर लोकसभा अध्यक्ष को देता है ताकि लोकसभा अध्यक्ष पूरी लोकसभा को इस बात के बारे में अवगत करा दे कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। अगले प्रश्न की ओर बात करें। हाल ही में किस उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है? श्री जगदीप धनखड़, मीरा कुमार, एम वेंकैया नायडू, ओम बिरला। तो प्यारे मित्रों, उपराष्ट्रपति अभी जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भारत की संचित निधि से किसे वेतन भत्ते प्रदान नहीं किए जाते हैं? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री या मंत्री अथवा महान्यायवादी। तो प्यारे मित्रों, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को जो वेतन मिलता है 1,65,000 रुपये, वो संचित निधि से नहीं दिया जाता है। ठीक है, बाकी तीनों को संचित निधि से दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या अनिश्चित? राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष कार्यकाल होता है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते रहते हैं और उसके जगह पर दूसरे सदस्य चुन लिए जाते हैं। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं?
राज्यसभा के सभापति को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा उपसभापति को। तो प्यारे मित्रों, सारे राज्यसभा के सभापति को देते हैं, जो कि राज्यसभा का सभापति, जिसे हम उपराष्ट्रपति के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो प्यारे मित्रों, 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा वाले क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्यसभा का सदस्य नहीं कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा उपसभापति या उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि इसका कार्यकाल ही 5 वर्ष होता है। बाकी राज्यसभा के तो सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संसद के कुल कितने अंग है? 2 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो प्यारे मित्रों, संसद के कुल 3 अंग होते हैं, 2 सदन और 1 राष्ट्रपति। ठीक है। और संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? अगला प्रश्न हमारे पास में ये है, तो बिल्कुल राष्ट्रपति होता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा तो 2 सदन है और राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग होता है। बढ़ते हैं, राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का प्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ, जबकि पहली बैठक जो हुई वो 13 मई 1952 को हुई। इसी में लिखे हुए सारे ऑप्शन। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का प्रथम गठन हुआ और 13 मई 1952 को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से हमारी आज की सीरीज पूरी होती है। इस प्रकार से मैं आपके लिए नए नए प्रश्न लाता रहूँगा। आप सभी जुड़े रहिए, अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किसी भी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपकी हेल्प के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। और इसी प्रकार से मैं नई नई सीरीज आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।